नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षाओं में। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे, हमारा प्रकरण चल रहा था वर्ण विचार का। वर्ण विचार में हम जान चुके हैं वर्णमाला में स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। उसके बाद हम जो है स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जो 6 आधार पर किया गया है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, अगला हमने पढ़ा उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, तीसरा हमने पढ़ा रचना बनावट व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, चौथा हमने पढ़ा मुखाकृति के आधार पर, पांचवा पढ़ा ओष्ठाकृति के आधार पर, एक पढ़ा जीवा स्थान के आधार पर। इस प्रकार से हम 6 प्रकार से पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पीछे वाला जो वर्गीकरण है मुखाकृति के आधार पर और एक जीवा स्थान के आधार पर, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, जिसमें आपके दोनों ही जो वर्गीकरण है वो समाहित हो जाएंगे और समझने में आपको थोड़ा आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमने जो पढ़ा है विभाजन, एक तो पढ़ा हमने जीवा स्थान के आधार पर, जीवा स्थान के आधार पर, और एक हमने पढ़ा है इसी में मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। चलिए अब हम इस प्रकार से इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, जिसमें अपनी दोनों बातें समाहित हो जाए। देखिएगा ध्यान से, जो मुखाकृति के आधार पर, इसकी एक बात और बताई थी मैंने आपको कि जिह्वा की ऊंचाई पूछे तब भी यही विभाजन लगाना है। जिह्वा की ऊंचाई, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर पूछे तब भी आपको यही लगाना है। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए ध्यान। समझिएगा, एक विभाजन हमने देखा है जिह्वा स्थान के आधार पर, उसे हम कहेंगे अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। और हमने जो पढ़ा है मुखाकृति या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, उसमें हमने पढ़ा है समवृत्त, अर्ध समवृत्त, अर्ध विवृत्त, और विवृत्त। विवृत्त ये हमने पढ़ा। अब बात करते हैं, इसी डायग्राम में दोनों को हम एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अग्रस्वर जो समवृत्त हैं, अग्र में आपने पढ़ा है, यहां तो पढ़ा आपने ई और बड़ी ई, ठीक है। यहां पे आपने पढ़ा ए तथा ऐ, यहां कुछ नहीं था। मध्य में बताया मैंने आपको, मध्य में अकेला अ आएगा, जो आपको यहां पे लगाना है। पश्चिम में इधर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। यहां पर अर्ध समवृत्त में ए है, यहां पर आएगा ओ और यहां पर आएगा औ, ठीक। और यहां विवृत्त में आएगा आ। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, आपसे पूछे अग्रस्वर कौन कौन से हैं, ई, ए, ऐ, ये अग्रस्वर हैं। पूछे मध्य स्वर कौन से हैं, अकेला अ है। पश्च स्वर कौन से हैं, उ, ओ, औ, आ। मैंने पहले बताया आपको, यदि आंग्ल भाषा वाला आगम स्वर जो अ है उसको पूछ लिया जाए तो उसको आपको यहीं पे लगाना है।
पूछा नहीं जाएगा। एक आपको री भी नहीं दिख रहा है, वो भी यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। पूछे तो री आपको वहीं पे लगाना है जहां पर आप ई को लगाते हो। चलिए अब बात करते हैं समवृत्त की। तो समवृत्त कौन से होंगे? ई उ। अर्ध समवृत्त कौन से होंगे? ए तथा ओ। अर्ध विवृत्त कौन से होंगे? ऐ, अ तथा औ। और विवृत्त कौन सा होगा? तो आ। अकेला आ ऐसा है जो होगा विवृत्त। अब हम यही बात कर लेते हैं, इनकी जिह्वा की ऊंचाई और मुखाकृति को ले लेते हैं। अपेक्षा आपको दिख रहा होगा यहां तक। देखिए ध्यान से, यहां हम कहते हैं मुखाकृति, मुखाकृति को बनाएंगे। और यहां हम बात करते हैं जिह्वा की ऊंचाई, जिह्वा की ऊंचाई। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि समवृत्त से लेकर के विवृत्त की जो यात्रा है वो उत्तरोत्तर मुख को खोलने वाली, मुख को खोलने वाली यात्रा है। इसके विपरीत कहें तो विवृत्त से समवृत्त की जो यात्रा है वो मुख को उत्तरोत्तर बंद करने की यात्रा है उच्चारण के दौरान। जिह्वा की ऊंचाई की बात करें तो समवृत्त से लेकर विवृत्त की ओर जाएंगे तो जिह्वा जो है उत्तरोत्तर नीची होती चली जाएगी। ध्यान से देखिएगा। मुखाकृति की बात करते हैं पहले। सबसे कम मुख किन स्वरों के उच्चारण में खुलता है, या किन स्वरों के उच्चारण के दौरान मुख लगभग बंद रहता है या नगण्य रूप में खुलता है? तो सबसे कम किसमें खुलेगा? समवृत्त में। फिर पूछे उससे अधिक किसमें खुलता है? तो उससे अधिक खुलेगा अर्ध समवृत्त में। पहली की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुल गया। और चलते हैं अर्धविवृत्त की बात करें तो मुख थोड़ा और ज्यादा खुल जाएगा। ये मुख खुल गया। और अब बात करें विवृत्त की, सर्वाधिक मुख जो खुलता है वो विवृत्त में खुलता है। बिल्कुल पूरा मुख खुलता है जब आप आ का उच्चारण करते हो। आप बोल के देख लीजिएगा, आ जब आप उच्चारित करोगे आपका मुख सर्वाधिक खुलेगा। तो किन स्वरों के उच्चारण में मुख न्यूनतम खुलता है या नगण्य रूप में खुलता है वे समवृत्त, किनके में सर्वाधिक खुलता है वो कहलाते हैं विवृत्त। और ये पूरी तरह से बता चुका हूं कि वैज्ञानिक है, तार्किकता के साथ बताया गया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि रटने वाली बात हो, आप प्रैक्टिकली इनको आप आजमा के देख सकते हैं। अगली बात करते हैं जिह्वा स्थान की। आप जब ई बोलोगे तो जिह्वा का भाग, आगे वाला भाग ऊपर उठा रहेगा। तो जिह्वा की ऊंचाई यहां पर जो है वो सर्वाधिक होगी और उत्तरोत्तर ये जिह्वा की जो है ऊंचाई ये कम होती हुई चली जाएगी। आप बोलोगे ए ओ तो थोड़ी और नीचे आ जाएगी, ऐ औ बोलोगे तो थोड़ी और नीचे हो जाएगी, और यदि आ बोलोगे तो जिह्वा बिल्कुल नीचाई पे चली जाएगी। इस प्रकार ये आपकी जिह्वा समझ लीजिए आप, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? किन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा सर्वाधिक ऊंचाई पर होती है? या तो वो कहेगा समवृत्त, या फिर आपको हो सकता है वो प्रत्यक्ष सीधा ई उ ये देकर के स्वर देकर के पूछ लिया जाएगा। किन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा निम्नतम स्तर पर होती है या सबसे नीचे स्थान पर होती है? तो वो कहलाएंगे विवृत्त। विवृत्त अकेला है केवल आ। तो ये मैंने आपको डायग्राम बताया है, इसमें हम ये दोनों विभाजन समाहित हैं, जिह्वा स्थान के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। जो मुखाकृति के आधार पर है उसे कुछ वैयाकरणों ने जो है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर प्रस्तुत किया है। ये जो विभाजन बता रहा हूं मैं आपको, पहले कह चुका हूं, ये आपको विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से मिल सकता है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरे विश्वास के साथ कहूंगा आपका प्रश्न 100% सही होगा। प्रश्न कैसे ही पूछ लिया जाए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा है स्वरों का वर्गीकरण, यहां से हमसे प्रश्न कैसे पूछेगा और कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में, उसकी बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अब हमने जो पढ़ तो लिया, जिस
प्रकरण को हम पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक हमने इसमें पढ़ लिया, जो वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं स्वरों का, अब बात आती है प्रश्न कैसे पूछ लिए जा सकते हैं। देखिए, जो साधारण प्रश्न पूछने का तरीका था वो अब बदल चुका है। अब प्रश्न पूछने का तरीका एडवांस हो चुका है, काफी नए नए तरीके से प्रश्न पूछते हैं। फिर भी हम इस तरह से इस प्रकरण को, इस टॉपिक को तैयार करेंगे कि हमारा प्रश्न, हमारा उत्तर कहीं से गलत ना हो। प्रश्न किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से पूछ लिया जाए, हमारा प्रश्न का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो। इस पर अपन बात करते हैं। देखिए, हमने 6 विभाजन पढ़े हैं। पहला विभाजन हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा, मैं संक्षेप में लिखूंगा यहां पे, आप समझ जाइएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा हमने पढ़ा है उच्चारण समय या मात्रा। उच्चारण समय हम या कहें मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। तीसरा हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर। चौथा हमने पढ़ा है जिह्वा स्थान के आधार पर, जिह्वा स्थान के आधार पर। पांचवा हमने पढ़ा है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जिह्वा ऊंचाई या जिह्वा की ऊंचाई, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। और अंतिम जो छठा हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। देखिएगा ध्यान से। अब हमें तैयार किस प्रकार से करना है इस टॉपिक को कि हमारा प्रश्न गलत ही ना हो। अक्सर इस टॉपिक को व्यक्ति पढ़ते हैं और बाद में निकल जाता है, दिमाग से स्लिप हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। कैसे बना के रखें, कैसे अपने आप को पारंगत करें इस टॉपिक में। जो तरीका बता रहा हूँ इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लगा है अभी तक, और इससे आपका जो तैयारी जो होगी वो पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा। और ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको कोई भी स्वर आप ले लीजिए, जैसे आपने बड़ी ई स्वर ले लिया, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे, बार देखते हैं, चलिए बिल्कुल दिख रहा है। तो बड़ी ई ये हमने ले लिया। अब ये इन 6 विभाजन के आधार पर कहां कहां किस रूप में माना जाता है, इसको जाना जाता है, समझा जाता है, जैसे हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो यहां इसको जो कहा जाएगा तालव्य कहा जाएगा। कहां से उच्चारित हुआ है? ये तालु से उच्चारित हुआ है, तो यहां पे इसे हम कहेंगे तालव्य। इसकी विशेषता होगी, पहली तालव्य है ये। अगला प्रश्न है उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर। 2 मात्राएं पढ़ी, 2 प्रकार के स्वर पढ़े हैं आपने, लघु और दीर्घ। तो ई बड़ी की मात्रा है तो ये दीर्घ है। यदि दीर्घ नहीं मिलेगा विकल्प में तो आपको गुरु मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा विभाजन हो गया। तीसरा हमने पढ़ा है रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। 2 प्रकार के आपने पढ़े हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। ये बड़ी ई जो आपने पढ़ा है ये संधि स्वर में पढ़ा है, तो ये संधि स्वर है, संधि स्वर। ठीक। अगला जो है आपने पढ़ा है जिह्वा स्थान के आधार पर। अग्र, मध्य, पश्च पढ़े हैं वहां पे आपने, वहां आपने ई को जो है अग्र में पढ़ा है, तो ये अग्रस्वर है, इसे अग्रस्वर कहा जाएगा। ठीक। अगला पांचवा जो हमने पढ़ा है मुखाकृति, हम कहें जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर आपने इसको संवृत में पढ़ा है, ये थे संवृत। और अंतिम जो है ओष्ठाकृति के आधार पर, उसमें 2 प्रकार के आपने पढ़े हैं, वृत्ताकार या अवृत्ताकार। उन्हें वर्तुल, अवर्तुल, आवृतमुखी, वृत्तामुखी, प्रसृत आदि इस तरह से कहा जाता है। तो यहां आपने इसको पढ़ा है अवृत्ताकार में, अवृत्ताकार, या हम कहें इसको अवर्तुल भी आप कह सकते हो, अवर्तुल। इस प्रकार से आपका ये तैयार होगा टॉपिक पूरा। एक स्वर है उसकी सभी विभाजनों में विशेषताएं क्या क्या है, यदि आपने इनको तैयार कर लिया
तो आपका प्रश्न 100% सही ही होने वाला है, कोई गलत नहीं कर सकता। और आप विश्वास कीजिएगा, आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो पीटी टीएसटीसी के हों, चाहे वो पटवार के हों, चाहे वो टीचरशिप के एग्जाम के हों, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड वगैरह के, आप देख लीजिएगा जहां भी ये टॉपिक है वहां प्रश्न जब पूछे गए हैं स्वरों में से, यदि आपने इसको तैयार कर लिया, आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला, ये तय है। चलिए एक और उदाहरण आपके सामने बताता हूं मैं आपको, फिर आपको इसे तैयार करना है और आगे अपनी तैयारी और प्रखर तेज तीक्ष्ण करनी है। अगला स्वर आपका हो तो ले लेता हूं, जो आप कहोगे। चलिए क्या लिया जाए, तो चलो अपन आई ले लेते हैं। आई, ए आई वाला आई। यदि उच्चारण स्थान की बात करें तो ये एद्देतो कंठ तालु, ये कंठ तालव्य है, ठीक। लघु दीर्घ की बात करें तो ये भी दीर्घ है, दीर्घ नहीं मिलेगा तो गुरु मिल जाएगा। रचना बनावट उत्पत्ति की बात करें तो ये वास्तव में संधि स्वर है। हाँ, हालांकि मैंने एक विभाजन पढ़ाया आपको बीच में, इसी में स्पेशलिटी इसकी है, विशेषता है कि ये आई जो है ये संयुक्त स्वर भी कहलाता है। हालांकि विकल्प में आपको या तो संधि स्वर मिलेगा या फिर संयुक्त स्वर मिलेगा, तो ये अपने आप में संधि स्वर है। और संधि स्वर के साथ साथ हो सकता है आपको दे दे तो ये संयुक्त भी है, और संयुक्त को विसर्ग भी कहा जा सकता है, विकल्प जो भी वो दे, ये संयुक्त स्वर भी है। अगला हमने पढ़ा अग्र मध्य पश्चिम, तो ए आई, ए को तो आपने पढ़ा है अग्र में और आई को पढ़ा है पश्चिम में। तो माफ कीजिएगा, आई को आपने पढ़ा है अग्र में। और इसके बाद हम बात करते हैं समृत वगैरह की, यानी कि मुखाकृति या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। तो आपने आई को कहां पे पढ़ा है, कहां पढ़ा है, समृत है कि अर्ध समृत है, अर्ध विवृत में पढ़ा है आपने। कहां पढ़ा है, अर्ध विवृत में, तो ये अर्ध विवृत है। और अंतिम बात करते हैं वृत्ताकार या अवृत्ताकार, तो ये भी अवृत्ताकार है या अवृत्तुल है। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है इस टॉपिक को, जिसमें स्वरों का विवरण आपका कंप्लीट है, पूर्ण है। आपका प्रश्न निश्चित रूप से सही होने वाला है। तो मैंने तरीका आपको बता दिया है। जितना अभ्यास, एक बार आप इसका देख के अभ्यास कीजिए, अभी जो आपके नोट्स हैं उसमें देख करके एक बार उससे अभ्यास कीजिएगा। शुरू में दिक्कत होगी और धीरे 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 आप करते रहोगे इसको, तो आपको सहज हो जाएगा, आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बढ़े आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। हाँ, एक बात और बतानी थी मेरे को आपको, जो हमने अंतिम विभाजन पढ़ा है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर आपने पढ़े हैं दो प्रकार के स्वर, एक पढ़े हैं वर्तुल, एक अवर्तुल, वृत्ताकार या अवृत्ताकार। वहीं पर कुछ व्याकरण जो मानते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, एक पढ़े हैं वृत्ताकार, एक पढ़े हैं अवृत्ताकार। बड़ी साधारण सी अवधारणा है, जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाएंगे वृत्ताकार है, जिनके में नहीं होंगे अवृत्ताकार है। और भी नाम आपने पढ़े इनके। वृत्ताकार को जो है वर्तुल भी कहा गया है, वृत्तामुखी भी कहा गया है, ठीक। और अवृत्ताकार को जो है आवृत्तमुखी भी कहा गया है। इन्हीं को जो है अवर्तुल भी कहा गया है, और इन्हीं को प्रसृत भी कहा गया है। ये प्रसृत भी कहलाते हैं। मैंने बताया था कि वृत्ताकार केवल 4 हैं, दोनों प्रकार के, उ, ओ तथा। वृत्ताकार कौन कौन से थे, तो उ, बड़ा उ, ओ तथा औ। इनको हमने जो है वृत्ताकार में पढ़ा है। इसके अलावा शेष जो है सारे के सारे 7, उनको हमने पढ़ा है अवृत्ताकार में। कौन कौन से पढ़े हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई, ओ
तथा औ। सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमने नहीं पढ़े, ये वृत्ताकार है। ये हमने पढ़े हैं अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी या अवर्तुल में, हमने इनको पढ़ा है। अब एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, कुछ वैयाकरण मानते हैं कि आ ऐसा स्वर है, आ जब आप आ बोलते हो तो आपका मुख इस तरह से हो जाता है, पूरा खुल जाता है मतलब। तो कुछ वैयाकरणों का मानना है कि अ जो है चाहे पूर्ण वृत्ताकार नहीं हो, लेकिन फिर भी वृत्त जैसी कुछ आकृति इसमें बन ही जाती है, हाँ, इसलिए इसको जो है अर्धवर्तुल कहते हैं। कुछ वैयाकरणों ने आ को क्या माना है, अर्धवृत्तुल। तो कभी मान लो इस दृष्टिकोण से प्रश्न पूछ लिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा जहां तक है, फिर भी पूछ लिया जाए कि अर्धवृत्तुल स्वर कौन सा है, तो वृत्तुल स्वर जो है वो आ है, एकमात्र है। वृत्ताकार ये 4 हैं, अवृत्ताकार सारे ही माने जाते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, नोट करने योग्य बात है ये कि कुछ वैयाकरण जो हैं आ को जो है अर्धवृत्तुल मानते हैं। ये बात हुई स्वरों के वर्गीकरण की, जो तरीका मैंने आपको बताया है। यदि इसको आप अपनाओगे तो पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आप जो है इसमें टॉपिक में से आपका प्रश्न गलत नहीं जाने वाला। इसके बाद एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं, पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। इस टॉपिक को कंप्लीट करने का यही तरीका सबसे अच्छा मुझे लगा है। आप भी प्रयास करें, एक बार देखकर करें, एक बार बिना देखे करें, तो आप इसमें जो है पारंगत हो जाओगे, निपुणता प्राप्त होगी आपको, और आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। और जहां भी ये टॉपिक सिलेबस में होता है इससे प्रश्न जरूर आता है, ये तय है। जहां भी ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में होगा वहां आपसे इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। हम पढ़ चुके हैं व्यंजन क्या होते हैं। वे ध्वनियां जो मुख विवर्त से कुछ बाधा के साथ में उच्चारित होती हैं वो कहलाती है व्यंजन। व्यंजन अपने उच्चारण के लिए स्वर आश्रित होते हैं, स्वरों पर निर्भर होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। व्यंजन कितने हैं, तो मूलतः जो है हमारे यहाँ पर 33 व्यंजन माने गए हैं, क से लेकर ह पर्यंत। उसमें से कौन से स्पष्ट हैं, कौन से अंतस्थ हैं, कौन से उसमें है, ये स्थूल सा विभाजन में आपको बता चुका हूँ। और सूक्ष्मता के साथ हम आगे देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण ये 2 आधार पे किया गया है। पहला जो है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर अगला है प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर स्वरों का जब वर्गीकरण किया गया तो वहां पर हमने पढ़ा 6 प्रकार का है। वहां आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, लेकिन बहुत संभव है व्यंजन में यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। स्वर में नहीं पूछा जाएगा लेकिन व्यंजन में पूछ जाने की संभावना है, और शायद एक बार पूछा भी गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, मूलतः तो 2 आधार पर किया गया है। 2 आधार कौन से हैं, पहला तो है उच्चारण स्थान के आधार पर, अगला है प्रयत्न विधि के आधार पर। आगे फिर हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि प्रयत्न जो हम पढ़ेंगे, ये जो प्रयत्न होगा यह प्रयत्न भी 2 प्रकार का होगा। एक होगा अभ्यंतर, कौन सा होगा,
अभ्यंतर प्रयत्न, और एक होगा बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग इस शब्द को अशुद्ध लिखते हैं, कई जगह लिखा गया है, लोगों ने इसको अभ्यंतर कह रखा है, कहीं पर आभ्यंतर कह रखा है, कहीं पर आभ्यंतर। ध्यान से देखिएगा, लोग इसको कहीं तो कहते हैं अभ्यंतर, कहीं कहते हैं आभ्यंतर, कहीं कहते हैं आभ्यंतर, और एक है ये अभ्यंतर। तो ये सभी शब्द जो हैं वर्तनी की दृष्टि से गलत है, न ये सही, न ये सही, न ये सही है। बोलते खूब है लोग, अध्यापक वर्ग भी कई बार इनको उच्चारित करता है, अभ्यंतर, 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 इस तरह से बोला जाता है, लेकिन ये सब गलत है, क्योंकि मूल शब्द क्या है? अभ्यंतर, जो इस प्रकार बना है, अभी धन अंतर शब्द से, अभिधन अंतर से निर्माण हुआ है। सीधी सीधी यण संधि है, हाँ, जब यण संधि करते हैं तो ई का ये हो जाएगा और शब्द अभ्यंतर नहीं बनेगा, अभ्यंतर बनेगा, ये वाला बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अभ्यंतर शुद्ध है, इसको शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है हिंदी में। कई जगह संस्कृत व्याकरण में भी लोगों ने जो है ये लिख रखा है अभ्यंतर, ये अभ्यंतर लिखा मिलता है। अब मैं सीधी बात आपसे हिंदी भाषा की करूंगा, यहां पर जब भी आपको ये मिले तो आपको शुद्ध मानना है, इनमें से कोई सा भी मिले तो आपको अशुद्ध मानना है। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न विधि के आधार पर। उच्चारण स्थान आप समझ चुके हो, पहले जब हमने स्वर पढ़े थे वहां भी आया था। उच्चारण स्तर कौन कौन से है? वही दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य वगैरह। दूसरा है प्रयत्न विधि के आधार पर, जो हम ध्वनियां उच्चारित करते हैं, व्यंजनों को जब बोलते हैं तो जो प्रयत्न जिस प्रकार का होता है वो दो प्रकार का माना गया है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, इस अभ्यंतर प्रयत्न कई प्रकार के हम पढ़ेंगे, बाह्य प्रयत्न पुनः दो प्रकार का हम पढ़ने वाले हैं। जो बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे वो पुनः दो प्रकार का है। एक तो पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन, कंपन के आधार पर। और अगला पढ़ेंगे प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। इस तरह हम पढ़ने वाले हैं इनको, ध्यान से देखिएगा। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से किया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर, अगला है प्रयत्न विधि के आधार पर। फिर आपसे पूछे प्रयत्न कितने प्रकार का माना गया है? तो दो प्रकार का, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। फिर बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का माना गया है? तो दो प्रकार का, एक तो है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और एक है प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। यहां पढ़ने वाले हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर घोष कौन से हैं, अघोष कौन से हैं। प्राणवायु की मात्रा के पढ़ेंगे कौन से महाप्राण हैं, कौन से अल्पप्राण हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ने वाले हैं कौन से स्पर्शी हैं, कौन से स्पर्श संघर्षी हैं, कौन से लुंठित है, कौन से उत्क्षिप्त हैं, कौन से नासिक्य हैं। अब ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थल वही है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, वर्ष्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, हाँ, तालव्य, मूर्धन्य वगैरह वगैरह। तो नंबर एक हम पढ़ने वाले हैं
उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। और वो हम पढ़ेंगे जो आपने पढ़े हैं उच्चारण कौन कौन से पढ़ रखे हैं, देखिएगा ध्यान से। एक तो आपने पढ़ा है कंठ, कंठ से उच्चारित होने वाले कहलाएंगे कंठ्य, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य, फिर औष्ठ्य, फिर दंतोष्ठ्य, नासिक्य, और कुछ हम जो है इसी में विभाजन उपविभाजन साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। चलिए, हम स्वर पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यथास्थान आपको बताऊंगा स्वर भी कौन से कहां से निकलते हैं। पहले बात करते हैं कंठ्य की। मैंने चित्र पहले आपको बता ही दिया है, एक बार फिर देख लीजिए ध्यान से। ये स्थान कंठ है, इसके ऊपर स्थान ये काकल है, ये कंठ, ये काकल। ये दांत आप जानते ही हो, दंत्य दांत को कहा जाता है, ये दंत। होठ को ओष्ठ कहते हैं, ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो ओष्ठ कहलाते हैं। दांत के बाद बताया था मैंने मसूड़ा, मसूड़े को वर्ष से कहा जाता है, प्रश्न पूछा गया है यहां से, ठीक है। उसके बाद कोई खाली जगह आती है, बाद में क्रैक्स बने हुए हैं ऊपर, खुरदरी सी जगह आपके ऊपर वाले जबड़े पे आप महसूस करते हो, इसको पहले बताया था मैंने आपको, वो कहलाता है मूर्धा। और इस मूर्धा और इस वर्ष के बीच में, मसूड़े के बीच में जगह है, उसे कहते हैं तालु। अब साथ के साथ आप समझते जाइएगा, पूरी तरह से वैज्ञानिक मामला है, तार्किक है, आप महसूस कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कंठे की। देखो कंठे में जो ध्वनि आती है, हम स्वर की बात भी साथ कर लेंगे वाले से, जो पहले पढ़ चुके हम। आपने स्वर पढ़े हैं यहाँ पे अ और आ, अ और आ तो स्वर पढ़ लिया आपने, ये हम पढ़ चुके हैं स्वरों में, पूर्व ज्ञान हो जाएगा आपको। अगली एक बात है कंठ्य व्यंजन। तो कंठ्य व्यंजन में आता है क वर्ग। क वर्ग में कौन से आते हैं मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं, क ख ग घ ङ, ये क वर्ग में आएंगे। इसके अलावा एक आता है ह और एक आता है विसर्ग। तालव्य की बात करें, ई और ई ये स्वर में आप पढ़ चुके हो, ई और ई। इसमें आता है च वर्ग। च वर्ग का मतलब च छ ज झ य, ये मैं आपको वर्णमाला में बता चुका हूं। इसके अलावा य यज्ञ और स सलजम जिसे हम कहते हैं, ये वास्तव में तालव्य स है। बात करते हैं मूर्धन्य। री स्वर आप पढ़ चुके हो इसमें, और री के बाद में ट वर्ग। ट वर्ग जो है उसमें ट ठ ड ढ ण आते हैं, ये बता चुका हूं वर्णमाला में। और एक र रस्सी वाला र, और एक स षटकोण जिसे आपने पढ़ा है, ये मूर्धन्य स है, इसको मूर्धन्य कहेंगे। जब भी हम पढ़ेंगे आगे, इसको मैं मूर्धन्य स कहूंगा, इसको तालव्य कहूंगा, और आगे आने वाले को दंत्य कहूंगा। दंत्य की बात करते हैं। एक संस्कृत में स्वर माना जाता है लरी, लेकिन वो हिंदी में प्रचलित नहीं है, हम यहाँ नहीं मानेंगे उसको। तो यहाँ आता है त वर्ग। क्या आता है? त वर्ग। त वर्ग से तात्पर्य त थ द ध न से लिया जाएगा। एक आता है न, एक आता है ल, और एक आता है स। समझना, अभी ऊपर बताने वाला हूं इसके अंदर आपको कि ल को हम क्या कहेंगे, इसको हम जो है क्या कहेंगे, लो क्या कहेंगे। ये तो वर्ष से है, ध्यान रखना।
कौन से? ल को अकेला ल वर्ड से मानना है, फिर आप आगे आओगे ये दोनों ध्वनियां, इसको हम काकल मानेंगे। इसका जो विभाजन है कहीं कहीं विशेष बात है, ये प्रारंभिक जो पारंपरिक संस्कृत भाषा से जो आया हुआ विभाजन है दिखा रहा हूं मैं आपको। बीच बीच में यथा स्थान बताऊंगा कि हिंदी में क्या क्या मौलिक परिवर्तन इसमें माने गए, क्या क्या मौलिक परिवर्तन स्वीकार किए गए हैं। आगे बात करते हैं औष्ठ्य उ और उ, आप इसमें पढ़ चुके हो स्वर। इसके बाद में प वर्ग, और प वर्ग में आता है प फ ब भ म। दंतोष्ठ्य की बात करते हैं, अकेला व वकार, वकारिन इसका नाम सुना होगा, पाकिस्तान का खिलाड़ी एक वकार, तो इसको वकार से दंतोष्टम कहा जाता है, वह अकेला दंतोष्ठ्य है। और नासिक में जो आपने 5 वर्ग पढ़े हैं, उन 5 वर्गों के जो पीछे वाले पंचम व्यंजन है, पंचम वर्ण जो है वो सब नासिक कहलाते हैं। वो नासिक के कौन कौन से हैं? वो है क वर्ग में आएंगे तो अंत में क्या आने वाला है? ङ आने वाला है। च वर्ग में आओगे तो अंत में य आने वाला है। ट वर्ग में आएंगे तो ण आने वाला है। त वर्ग में आएंगे तो न आने वाला है, और प वर्ग में आएंगे तो म आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये नासिक के हैं। इसके साथ में अनुस्वार आपने जो पढ़ा है, अनुस्वार वो भी नासिक के माना जाता है, ये भी नासिक के। अनुस्वार का चिन्ह बताया था मैंने आपको, ये अनुस्वार का चिन्ह है। अब समझने की बारी है, ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया कंठ, ये गले के यहाँ वाला भाग कंठ होता है। यदि ध्वनि बिल्कुल यहाँ से निकल करके सीधी आती है तो वो कंठ कहलाते हैं। आप महसूस करोगे पूरी तरह से, ध्यान से देखिएगा। अ आ स्वर में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं क ख ग घ ङ। महसूस करोगे आपको, बिल्कुल ध्वनियां तो सारी नीचे से आनी है, लेकिन ये सीधी यहाँ से निकल करके आ रही है, मतलब इसकी भूमिका, कंठ की भूमिका ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंठ से नहीं आएंगी, बाकी ध्वनियां तालु से आएंगी, नहीं, आएंगी सब अंदर से ही ध्वनियां, लेकिन भूमिका किसकी ज्यादा है? महती भूमिका जिसकी, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो कंठ से कहने वाले क वर्ग, क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, जो पारंपरिक संस्कृत भाषा में जो वर्गीकरण किया गया है, वहां पे जो विभाजन किया गया है, ह और विसर्ग को उन लोगों ने कंठ ही माना है। लेकिन हिंदी में नया विभाजन, नई हिंदी के जो वैयाकरण आए हैं नए, उन लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, इनका उच्चारण थोड़ा ऊपर से होता है, थोड़ा ऊपर से होता है। तो एक जगह बताइए उन्होंने काकल, क्या स्थान बताया है? काकल। उस काकल से निकलते हैं ह और विसर्ग, इसलिए ह और विसर्ग को जो है काकल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकल्य। काकल्य स्वर कौन कौन, माफ कीजिए, काकल्य व्यंजन कौन कौन से हैं, काकल्य ध्वनियां कौन सी है? तो 2 ही लगानी है, ध्यान रखिएगा, ह और विसर्ग, क्योंकि दोनों का उच्चारण लगभग समान समान है हमारे यहाँ। तो काकल्य ध्वनियां कौन सी हैं? ह और विसर्ग। अगली बात करते हैं तालव्य, ई स्वर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद च वर्ग, च छ ज झ य, सब यहां से निकलेंगे। य यज्ञ और सलजम, ये भी यहीं से निकला जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप च वर्ग बोलोगे आपकी जिह्वा यहां स्पर्श करने वाली है, ध्यान रखना, महसूस कीजिएगा पूरी तरह से। ये जो क्रेक्स बने हुए हैं, ये मुर्दा है, आपका मुसमुड़ा है दांत के बाद में, इसके बीच जो खाली जगह है, जब भी आप बोलोगे च वर्ग, बोल के देख लीजिए, ई बोल के देख लीजिए, च छ ज ऊपर टच कर रही है जिह्वा आपकी, च छ ज झ य स तब बोल पाओगे जब जिह्वा यहां पर आएगी। ठीक, आगे बात करते हैं मूर्धन्य, री आप स्वरों में पढ़ चुके हो। ट वर्ग, अब इस तालु के बाद जो जगह है, खुरदरी जो सतह बनी हुई है, रफ सही जो स्थान बना हुआ है, वो मूर्धा है। तो जब भी आप इनको उच्चारित करोगे आपकी जीवा उसको स्पर्श करेगी, डेफिनेटली स्पर्श करेगी। करके देख लीजिएगा, बोलिए ट ठ ड ढ ण, वही स्पर्श कर रही है ऊपर की तरफ, और ऐसे फोल्ड होके आ रही है। और र बोलोगे तो वाइब्रेशन होता है, आगे हम पढ़ने वाले, इसे प्रकंपित भी कहा जाता है, लुंठित भी कहा जाता है। र को बोलोगे तो वाइब्रेशन है आपकी जीभ में, जीभ बिल्कुल कांपेगी इस तरह से, तो र ये भी यहीं आएगा। और ये स तब बोल पाओगे जब आप जीवा को कहां ले जाओगे? मूर्धा पे ले जाओगे। तो ये हो गए मूर्धन्य। अभी क्या करते हैं दंत्य, दंत्य में आता है त वर्ग। दंत्य का मतलब जब आप इन्हें उच्चारित करोगे आपकी जिह्वा आपके दांतों को स्पर्श करेगी। बोल के देख लीजिएगा, त थ द ध न ल और स। अब ल और न और स, इन सबको पहले जो है इसी में माना जाता था कि ये सब क्या है? दंत्य हैं। नवीन जो व्याकरण है उन लोगों ने स्वीकार किया है कि नहीं,
ल और न जो है, न को भी स्वीकार किया है, पर अभी तक प्रश्न जो सर्वाधिक पूछा गया है वर्ष को लेकर के, वो ल को लेकर पूछा गया है। पहले का मानना था कि जब जीवा दांत को स्पर्श करेगी तब बोला जाएगा ल, ऐसा मानते थे पहले कि जीवा जब दांत को स्पर्श करेगी तो ल बोला जाएगा ल। लेकिन नवीन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने सोचा कि नहीं, यदि हम प्रयास करें तो ल का उच्चारण मसूड़े पर जीवा को टच करके भी किया जा सकता है बिना दांतों को स्पर्श करे। प्रयास करना आप लोग, और इसको स्वीकार भी कर लिया गया है अब हिंदी व्याकरण में। और इससे लेके प्रश्न अभी तक वर्षे पे प्रश्न आए हैं तो वे ल पर ही आया है, ध्यान रखिएगा। तो ल को कुछ लोगों ने क्या माना है, वर्ष्य, यानी मसूड़े से उच्चारित होने वाला। जीवा जब मसूड़ों को स्पर्श करेगी, ऊपर वाले मसूड़े को, तो ये आप ल उच्चारित कर पाओगे बिना दांतों को छुए, इसलिए इन्हें वर्ष्य कहा गया है। अब प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, ल का उच्चारण स्थल है, पहला विकल्प यदि वर्ष्य मिलता है तो आपको वर्ष्य ही लगाना है। हाँ, जब वर्ष्य विकल्प में मौजूद नहीं हो तब आप क्या लगाओगे, तब दंत्य लगाओगे। कुछ लोगों ने न को भी वर्ष्य मान लिया है, न और ह को इस तरह से मान लिया गया, साथ बोला जाए तो वो वर्ष्य हो जाएगा। लेकिन मैंने जो अभी देखा है, मेरा जो अनुभव है प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी, मैंने जो प्रश्न अभी तक देखा है वर्ष्य संबंधी, वो ल से पूछा गया है। ये मैं आपको प्रश्न दिखा दूंगा। अगली बात करते हैं औष्ठ्य। औष्ठ्य में ऊ स्वर हम पढ़ चुके हैं। प वर्ग, ध्यान रखिएगा, इन्हें द्व्योष्ठ्य भी कहा जाता है। द्व्योष्ठ्य कैसे, ये प वर्ग जो है, ये तो औष्ठ्य हैं, इनमें बिल्कुल जब तक दोनों होठ मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से मिल नहीं जाएंगे, स्पर्श नहीं कर लेंगे, आप उच्चारण नहीं कर पाओगे प वर्ग का। बोल के देख लीजिए, प, फ, ब, भ, म, पूरी तरह से मामला वैज्ञानिक है। तो प वर्ग जो है वो क्या है, वो औष्ठ्य है। ऊ स्वर आप पहले पढ़ चुके हो। अगली बात करते हैं दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य मतलब ये वह व्यंजन है जिसको उच्चारण करोगे तो आपके होठ आपके दांतों को छुएगी। बोल के देख लीजिए, वह ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ दोनों मिलेंगे, दंतोष्ठ्य कहा गया है। दांत और ओष्ठ के संयोग से बोले जाने वाली ध्वनि है ये दंतोष्ठ्य। वह बोलिए आप, वह तो ऊपर के दांत नीचे वाले होठों को छूते हैं, इसलिए वकारस्य दंतोष्ठम कहा गया है, वह दंतोष्ठ्य। अब ये मैंने बताया आपको, ये सभी वर्गों में भी आ चुके हैं, 5 वर्ग जो हमने पढ़े हैं सब जगह आ चुके हैं ये पंचम वर्ण। लेकिन एक सूत्र दिया गया है पाणिनि व्याकरण में कि नासिका अनुस्वारस्य च, और यमंगणा नाम नासिका च, तो यमंगण नाम इनके उच्चारण में नासिका की भी भूमिका होती है। जब इनको उच्चारित करेंगे तो जो वायु है वो मुंह से ही जाएगी, तो माफ कीजिएगा नाक से ही निकलेगी, इसलिए नासिक्य कहा गया है। और अनुस्वार भी कहां से निकलता है, नासिका से निकलता है। तो एक बार इसको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। तो देखिए, ये हमने पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजन व्यंजनों का। कंठ्य अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। यहां थोड़ा आपको ध्यान दीजिएगा, ह और विसर्ग ऐसी ध्वनियां हैं जो कंठ के थोड़ा ऊपर से उच्चारित होती है, ये काकल्य कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, काकल्य। इन्हें और भी नाम दिए गए हैं, इन्हें स्वर यंत्र मुखी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, स्वर यंत्र मुखी। इन्हें ही अली जीव भी कहा गया है। क्या कहा गया है, अली जीव, भंवरे की जीवा, अली जीव भी ने कहा गया है। ह और विसर्ग ध्वनियां ऐसी है, पहले आपको विकल्प में काकल मिलता है तो हमको काकल लगाना है, यदि काकल विकल्प में नहीं है तब आप क्या लगाना है, तब आपको विसर्ग लगाना है, माफ कीजिएगा, तब आपको जो है कंठ्य लगाना है। तो ये काकल्य ध्वनियां हैं, काकल्य ध्वनियों को ही अलिजीव भी कहा जाता है और इन्हें जो है स्वर यंत्रमुखी भी कहा जाता है। ये बात ध्यान देने योग्य है। अगली बात, तालव्य ध्वनियां ई एम स्वर में पढ़ चुके हैं। च वर्ग य श जो आएंगे वो तालव्य में आएंगे। मूर्धन्य में री स्वर में पढ़ चुके हैं, ट वर्ग र और स इसमें आएंगे। दंत्य में त वर्ग न ल स लिया जाता है, लेकिन अब आपको विशेष ध्यान रखना है, नोट करना है ये कि ल को आपको वत्स्य में लगाना है। कुछ भी व्याकरण ने तो न को भी मान लिया है, न न स को भी मान लिया है, हम नहीं मानेंगे फिलहाल। आप फिलहाल तो जो ल है उसी को वत्स्य मान के चलिए।
ओष्ठ्य में ऊ हम स्वर में पढ़ चुके हैं। और प वर्ग, प वर्ग ऐसा है बिल्कुल कि बिना होठों को मिलाए आप उच्चारित कर ही नहीं पाओगे। हम प्रयास करके देखें जल्दी से। तो प वर्ग में क्या होगा, प फ ब भ म होठ मिल रहे हैं, पता लग रहा है आपको। अगला है नासिक्य। नासिक्य मतलब जो नासिका के संयोग से या नासिका से उच्चारित होते हैं। इनका सबका पढ़ लिया हमने। ये क वर्ग में पढ़ा है, यानी कि ये कंठ्य भी है। ये हमने च वर्ग में पढ़ा है, ये तालव्य भी है। ये हमने ट वर्ग में पढ़ा है, ये मूर्धन्य भी है। ये हमने त वर्ग में पढ़ा है, ये दंत्य भी है। ये हमने प वर्ग में पढ़ा है, यानी ये ओष्ठ्य भी है। उसके बावजूद इनकी एक विभाजन और है कि नासिक्य हैं। इनकी भूमिका रहेगी, लेकिन हवा कहां से निकलेगी, वायु कहां से निकलेगी, वो निकलेगी नासिका से। इसलिए इन्हें नासिक्य कहा गया है। इसके अलावा जो अनुस्वार आपने देखा है, अनुस्वार का उच्चारण भी कहां से होता है, नासिका से होता है। और अनुनासिक का उच्चारण जो है वो मुख और नासिका दोनों के संयोग से। अनुस्वार अनुनासिक में अंतर क्या है, अनुस्वार में उच्चारण होगा वो नाक से ही होगा, और अनुनासिक में क्या होगा, अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से वायु बाहर निकलेगी। प्रकृति पूछ ली जाए आपसे तो स्वर जो अनुस्वार जो है वो सीधा सीधा मूल रूप में व्यंजन है। अनुस्वार क्या है, मूल रूप में व्यंजन है। और अनुनासिक जो है वो स्वरों का नासिक्य विकार है। स्वर का ही नासिक्य विकार अनुनासिक है, जबकि अनुस्वार अपने आप में व्यंजन है। तो मैंने बता दिया आपको, दंतोष्ठ्य अपने आप में अकेला है, ऐसा विशेष है, पूछे जाने के चांसेस बनते हैं पूरे पूरे। ये अपने आप में अलग है, यूनिक है। वकारस्य दंतोष्टम, जब हम व का उच्चारण करेंगे हमारे ऊपर वाले दांत जो हैं नीचे वाले होठ को स्पर्श करेंगे, इसलिए दंतोष्ठ्य ये कहलाता है। तो हमारा विभाजन रहा उच्चारण स्थान के आधार पर हमने पढ़ लिए। इस विभाजन को बड़े सहज तरीके से सूत्रों के माध्यम से पाणिनि व्याकरण में दिया गया है। यदि आप प्रयास कर सकें तो संस्कृत सूत्रों के माध्यम से इसको याद करें। पारंपरिक तो आपको याद हो ही जाएगा। क्या सूत्र दिए गए हैं, उस सूत्र में आपको इसके बाद लिखा दूंगा। बोलिए, कंठ को अकुह विसर्जनीय नाम कंठ कहा गया है। इसको इचु यशा नाम तालु कहा गया है। इसको ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपद्यमान्य नाम ओष्ठो, यमंगना नाम नासिका च, एद्देतो कंठ तालु, ओद्दोतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जिह्वा मूली से जिह्वा मूलम, नासिकानुस्वारस्य च। इस तरह से सूत्र दिए गए हैं और सूत्रों के माध्यम से इस विभाजन को आप सहज याद कर सकते हो। कुछ नवीन मौलिक जो कल्पनाएं हैं उनको छोड़ करके पारंपरिक आप याद कर पाओगे। तो उस सूत्र मैं आपको लिखा दूंगा अगली कक्षा में, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और अपन बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे इसी के संदर्भ में। चलिए एक बात यही पे समझाता हूं मैं आपको। फिर मूल तथ्य है ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य। जो कंठे ध्वनियां हैं, इन कंठे ध्वनियों को कोमल तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोमल तालव्य कहा जाता है। ध्वनियां कंठे हैं लेकिन इन्हें कोमल तालव्य कहा जाता है। और जो तालव्य ध्वनियां हैं इन्हें कठोर तालव्य कहा जाता है। तालव्य ध्वनियों को कठोर तालव्य और कंठे ध्वनियों को कोमल तालव्य कहा जाता है। ह और विसर्ग काकल्य हैं। इसके अलावा इन्हें अलिजीव व स्वर यंत्रमुखी भी कहा जाता है। ल को आपको क्या में मानना है, वर्ष में मानना है। वकारस्य दंतोष्टम विशेष याद रखना है। ये डायग्राम बना लेना, इस पर आप समझ जाओगे। और बोल के देखोगे तो आपको पूरी तरह से वैज्ञानिक लगने वाला है। कुछ भी ऐसी कही सुनी वाली बात नहीं है, ये हवा में बात कही गई हो। बिल्कुल तार्किकता के आधार पर विभाजन प्रस्तुत किया गया है हिंदी भाषा का। तो संस्कृत से ही लगभग आया है। आप उतारिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। अब उन सूत्रों की बात कर लेते हैं जो सूत्र आपने संस्कृत भाषा में पढ़े भी होंगे। जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है जिनके, उनको सहज याद होंगे वो। फिर भी आप लोग भी याद कर सकते हो। याद करोगे तो आपको आसानी होगी सूत्रों के माध्यम से। हालांकि सूत्र आपको रटने पड़ेंगे, लेकिन रटने के साथ साथ उसमें समझने वाली बात भी है। सूत्रों के माध्यम से आपको उसको टेक्निकली समझाया गया है। ध्यान से देखिए।
जो भी कंठ्य ध्वनियां हैं उन कंठ्य ध्वनियों के लिए सूत्र दिया गया है। सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। कंठ जो तालव्य ध्वनियां हैं उनके लिए सूत्र दिया गया है कंठ में। चल लेते हैं पहले तालव्य के लिए क्या सूत्र है, मूर्धन्य के लिए क्या है, दंत्य के लिए क्या है, ओष्ठ्य के लिए क्या है। ध्यान से देखिएगा। तालु के लिए कहा गया है ईचु यशा नाम तालु। ईचु यशा नाम तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु लसानाम दंता। उपपद्यमान्यानाम ओष्ठो। उपपद्यमान्यानाम ओष्ठो। मान्यानाम ओष्ठो। इसके अलावा कहा गया है नासिक्य के लिए, एक तो कहा गया है यमंगना नाम नासिका च। यमंगना नाम नासिका च। नासिका च। और एक और कहा गया है नासिका अनुस्वारस्य च। नासिका अनुस्वारस्य च। अनुस्वारस्य च। कुछ कंठ तालव्य के लिए कहा गया है कंठ तालव्य। कुछ कंठोष्ठ्य के लिए कहा गया है और कुछ दंतोष्ठ्य के लिए कहा गया है। एद्दैतो कंठोष्टम कहा गया है, सॉरी एद्दैतो कंठ तालव्य, कंठ तालु। और औद्धोत्तो कंठोष्टम। औद्धोत्तो कंठोष्टम। और वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। और एक कहा गया जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जो वेदों में काम में आता है, हमसे संबंधित नहीं है। इसी में कुछ तार्किकता छुपी हुई है, कुछ क्लूज छुपे हुए हैं जिससे आप याद कर पाओगे। जैसा कहा गया ईचू ऐसा नाम तालु, तो इस ई का मतलब लिया गया है छोटी ई भी है और बड़ी ई भी है। इस चू का मतलब जब भी प्रथम वर्ण है वर्ग का उस पे ऊ की मात्रा लगा दी गई है, उसका मतलब पूरा वर्ग समझा जाएगा। चू का मतलब क्या समझा जाएगा, च वर्ग समझा जाएगा। ठीक है, ये यज्ञ वाला है, ये सलजम वाला है। ये सब कहां से निकलते हैं, ये तालु से निकलते हैं। अगला बताया गया मूर्धन्य। री का मतलब री ऋषि जानते ही हो आप, री ऋषि के लिए आया है। टू का मतलब क्या होगा, ट वर्ग होगा। ये र का मतलब र रस्सी वाला, ये स षटकोण वाला। ये सब कहां से निकलेंगे, मूर्धा से निकलेंगे। अगला ऋतु लसा नाम दंता, संस्कृत में स्वर के रूप में माना गया है लरी को। हिंदी भाषा में मान्यता प्राप्त नहीं है, हिंदी में इसको ल पर री की मात्रा माना जाता है, लेकिन संस्कृत में माना गया है। तू का मतलब त वर्ग लिया जाएगा और ल का मतलब ल लिया जाएगा। इस स का मतलब ये स ले लिया जाएगा और न का मतलब, हालांकि त वर्ग में न आ चुका है। तो इस प्रकार से अब ये बता दिया मैंने आपको, ल को कहाँ लेना है, आपको वर्ष में मान लेना है। ओष्ठ्य उपपद्य माने नाम ओष्ठ, ऊ आप पढ़ चुके हो दोनों प्रकार के। ऊ का मतलब प वर्ग हो जाएगा। बस बड़ा आसान सा काम है, यदि आप इनको याद कर लिया, रट लिया, तो जो चरण स्तर वाला प्रश्न है वो आपका गलत नहीं जाने वाला।
व का मतलब व वर्ग प प प हो गया। नासिक के य म ङ ण न ये सब पंचम वर्ण है, वर्गों का पांचवा वर्ण है। जैसा कि ये च वर्ग में आता है, ये प वर्ग में आता है, ये क वर्ग में आता है, ये ट वर्ग में आता है, ये त वर्ग में आता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ये नासिका से निकलते हैं। और नासिका अनुस्वार च, यानी कि अनुस्वार भी कहां से निकलता है? नासिका से निकलता है। कंठ तालव है एदेत, तो कंठ तालु एदेत का मतलब ए और ऐ है। ये ए और ये ऐ, ये दोनों कहां से निकलते हैं? ये निकलते हैं कंठ तालु से। बता चुका हूं मैं आपको, जब स्वरों में पढ़ा है कैसे निकले हैं। अ और ई के मिश्रण से ए बना है, बता चुका हूं मैं पहले। ओद्दोत्तो कंठोष्टम, ओद्दोत्तो का अर्थ है ओ तथा औ। ये सब कहां से निकले हैं? ये कंठोष्ठ से। अ तथा उ को मिलाने पर ओ बनता है, बता चुका हूं पिछली कक्षा में आपको अच्छे से। ये कंठोष्टम कहलाते हैं। अगली बात करते हैं, वकारस्य दंतोष्टम, केवल व अकेला, ये अपने आप में एक के लिए सूत्र बनाया गया है, इसलिए मैं कहता हूं महत्वपूर्ण भी है आपके लिए, पूछा जाना जा सकता है। ये व से वकील जो पढ़ते हैं, व से वन पढ़ते हैं, वो वकील जो है उसके दंतोष्ट कहा गया है। वो को बोलने पर हमारे ऊपर वाले होठ, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठों को स्पर्श करते हैं। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिकता के साथ में सूत्रों के माध्यम से संस्कृत भाषा का है, हालांकि मामला पूरा ये उसमें दिया गया है, लेकिन हमको जहां से भी ज्ञान प्राप्त हो ले लेना चाहिए, और ज्ञान जो भी हमारे सहायक हो वो जहां मिले, जिस भाषा में मिले, हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और हिंदी तो वैसे भी संस्कृत से निकली हुई है, मूल स्रोत उसका जो है संस्कृत है। कहते हैं संस्कृत की बहुत सारी व्याकरण तो हिंदी ने यथावत ग्रहण कर रखी है। कुछ लोग तो कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत माँ है, हिंदी बेटी है। तो ये हमको ध्यान रखना है, यदि कुछ अच्छी बातें संस्कृत में दी गई है, वहां से हमको ये ग्रहण करना है कि विशेष से वैज्ञानिक भाषा संस्कृत मानी जाती है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, यथासंभव याद करो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो विभाजन मैंने बता ही दिया आपको। ये सूत्र याद करके इनका विश्लेषण याद रखेंगे तो आपको फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी कक्षा हुई व्यंजनों के वर्गीकरण की। पहले आज हमने पढ़ा है केवल उच्चारण स्थान के आधार पर। कल हम शुरू करेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न दो प्रकार का, अभ्यंतर और बाह्य। फिर बाह्य प्रयत्न हम पढ़ेंगे, वो दो प्रकार का पढ़ोगे, स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर पढ़ने वाले हैं घोष अघोष, और प्राणवायु की मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे महाप्राण और अल्पप्राण। तो ये हो हमारी अगली कक्षा में ऐसा होने वाला है, पढ़ेंगे हम इनको। तो आप लोग चलिए अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, निरंतर अध्ययनशील बने रहिए।